रिसेंटली आप सब ने पप्पू यादव का स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुमेन इन पॉलिटिक्स जरूर सुना होगा। तो उसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी क्रिटिसिज्म है, आउटरीच है, वुमेन्स कमीशन का नोटिस गया है, न्यूज चैनल पर डिबेट चल रही है, मिसोजिनिस्ट रिमार्क, अटैक ऑन वुमेन्स डिग्निटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर आप कमेंट सेक्शन खोल के देखो, बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। कमेंट सेक्शन देखते हैं। हिम्मत होनी चाहिए सच बोलने की, बहुत लोगों को मिर्ची लगने वाली है, सच बोलने के लिए जिगरा चाहिए। सही बात है आपकी। तो एक साइड आउटरीच है और एक साइड दिल जीत लिया जैसे कमेंट्स। तो ये गैप देख रहे हो आप, ये गैप है क्या? क्या ये लोग अलग दुनिया में हैं? ये सब मिसोजिनिस्ट हैं या फिर ये लोग अनअवेयर हैं? शायद नहीं। ये गैप एक फीलिंग की वजह से है और ये फीलिंग रियल है और ये कमेंट्स में क्लियरली दिखता है। और आज की वीडियो में हम इसी फीलिंग को समझेंगे, ये क्यों इतनी पावरफुल लगती है और ये जो फीलिंग है इसका कॉस्ट क्या है एज एन इंडिविजुअल हमारे ऊपर और एज अ होल हमारी सोसाइटी के ऊपर। तो चलिए पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। पप्पू यादव एक इंडिपेंडेंट एमपी हैं फ्रॉम पूर्णिया, बिहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वुमेन्स रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिला राजनीति कर ही नहीं सकती। और फिर उन्होंने और भी बातें बोली कि वुमेन को गॉडेस की तरह ट्रीट किया जाता है पर दे आर नेवर रिस्पेक्टेड। तो बेसिकली उन्होंने एक लार्जर एक्विजिशन लगाया। अब देखिए कि मीडिया ने इसको कैसे कवर किया। नोटिस करो क्या हुआ, उन्होंने रूम को बेडरूम बना दिया। अब क्या रूम वर्ड एम्बिगुअस था? कुछ खास नहीं कंसिडरिंग इंडियन कॉन्टेक्स्ट, लेकिन बेडरूम सुनने में थोड़ा ज्यादा सेंसेशनल लगता है। बेडरूम वर्ड सुनते ही दिमाग में आता है सेक्सुअल एक्सेस, इंटीमेसी, स्कैंडल। और ये डेलिबरेट था या नहीं इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इम्पैक्ट डेलिबरेट था। बेडरूम वर्ड गारंटी करता है कि ये स्टेटमेंट लोग क्लिक करें, डिबेट करें और शेयर करें। और यही वो लैंग्वेज लेयर है जो हमारे रिएक्शंस को शेप करती है बिना हमें पता चले। पहली चीज नोट करने वाली ये थी कि हमें चीजें कैसी परोसी जाती हैं और उसका हमारे ऊपर साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब समझते हैं कि ये जो कमेंट्स में हमें फीलिंग दिखी ये क्या थी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ऑफिस में थे और आपके सीनियर ने बॉस को फाइनली सुना दिया। आपने खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको अंदर से एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन हुई, एक रश, सही किया, इसकी तो इसको बहुत ज़रूरत थी। ये फीलिंग वही एग्जैक्ट फीलिंग है जो कमेंट्स में दिख रही है। ये है दूसरे के थ्रू अपनी भड़ास निकालना। आपने कोई रिस्क नहीं लिया, आपने कॉन्फ्रंटेशन नहीं किया, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन सेटिस्फैक्शन आपको पूरा मिला। क्यों? क्योंकि वो दूसरा बंदा आपका सरोगेट बन गया। उसकी करेज, उसका ब्लंटनेस, उसका बोल देना, वो सब आपके अंदर के सप्रेस्ड फीलिंग को रिलीज कर देता है। आपको लगता है कि कुछ हो गया, लेकिन क्या सच में कुछ चेंज हुआ? शायद नहीं। और यही ऐसी कंट्रोवर्सीज की खासियत है। अब बात करते हैं कि पप्पू यादव के स्टेटमेंट ने ये फीलिंग इतनी पावरफुल क्रिएट क्यों की। तो पहला रीजन, प्री एग्जिस्टिंग फ्रस्ट्रेशन। इंडिया में एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी का सिस्टम से डीप फ्रस्ट्रेशन है। उनको लगता है पावरफुल लोग हमेशा बच निकलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है लेकिन किसी को सजा नहीं मिलती, सच दबाया जाता है, करप्शन है, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन न्यू नहीं है, ये सालों से बिल्डअप हो रही है, हर स्कैम के साथ, हर इनजस्टिस के साथ, हर केस के साथ। फिर दूसरा रीजन, समवन फाइनली सेज इट। और फिर एक आदमी आता है, एक एमपी, एक इनसाइडर जो सिस्टम का ही पार्ट है, और वो सीधा मुंह पर बोल देता है। वो नेता का रूम का फ्रेज यूज करता है, वो 90% का फिगर देता है, वो नंबर ऑफ केसेस का क्लेम भी करता है। वो वही कर रहा है जो बहुत लोग सालों से चाहते थे कि कोई करे, सिस्टम को पब्लिकली एक्सपोज करे, बिना डरे और बिना फिल्टर के। तीसरा रीजन, जहां रूम वर्ड को बेडरूम बना दिया गया, वहां स्टेटमेंट और ज्यादा बोल्ड लगने लगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों ने दिल जीत लिया जैसे कमेंट्स लेके हैं, उन्हें कोई रिस्क नहीं उठाना पड़ा, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ी, उन्हें वुमेन्स कमीशन का नोटिस नहीं आया, किसी और ने ये रिस्क लिया उनके लिए। और कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग हैं उनको कोई मतलब नहीं है कि पप्पू यादव कौन है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उन्होंने क्या पूरी बात कही है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने ही अंदर की फीलिंग को रिस्पॉन्ड करते हैं। वो रिलीज, वो सेटिस्फैक्शन, वो कमेंटर्स के लिए मैटर करता है। अब सवाल ये है कि अगर ये फीलिंग इतनी सेटिस्फाइंग है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस फीलिंग के साथ 3 मेजर कॉस्ट अटैच्ड हैं और वो कॉस्ट हमारी सोसाइटी को पे करने पड़ते हैं बिना हमें पता चले। जब ये रश आता है ना,
फाइनली समवन सेड इट, तो हम ब्लंटनेस को ट्रुथ समझ लेते हैं। जो जारिंग है, जो क्रूड है, जो बिना फिल्टर के है, वो अक्सर फील होता है जैसे सच हो। उन्होंने 90% का फिगर यूज किया, बट वेरी कैजुअली। लेकिन लोगों के लिए ये इर्रेलेवेंट है। ट्रुथ मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है वो ये, जो रश उनको फील हुआ, जो सेटिस्फैक्शन उनको फील हुआ। फिर दूसरा कॉस्ट, आपकी सेटिस्फैक्शन एट समवन एल्सेस कॉस्ट। ये सबसे पेनफुल कॉस्ट है जो हमारी सोसाइटी एज अ होल पे करती है। आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है क्योंकि आपको ग्रजेस हैं सिस्टम के अगेंस्ट, और आप उस आइडेंटिटी में इतने लॉक्ड हो, इतने ब्लाइंडेड हो कि आप नुआंसेस नहीं देख पाते, मतलब द अदर साइड ऑफ द प्रॉब्लम। क्योंकि जो लैंग्वेज यूज हुई है वही लैंग्वेज किसी और की डिग्निटी को क्रश करती है। सोचो, एक वुमेन पॉलिटिशियन है, उसने जेन्युइन स्ट्रगल किया है, अपनी मेहनत, अपनी डिग्री, अपनी लीडरशिप से आगे बढ़ी है डिस्पाइट व्हाटएवर एक्सप्लॉयटेशन इज एग्जिस्टिंग इन दिस सोसाइटी। अब एक एमपी आता है और पब्लिकली 90% का फिगर यूज कर देता है, तो ऑलमोस्ट हर महिला के ऊपर एक इनविजिबल क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और इसलिए बहुत सारी वुमेन, बहुत सारे एक्टिविस्ट आउटरीच हुए हैं, इग्नोरेंस से नहीं, अवेयरनेस से। वो जानते हैं कि इस तरह की लैंग्वेज प्रेडेटर्स को एक्सपोज तो नहीं करेगी, इनफैक्ट वो पूरे वुमेन कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट करेगी। इसलिए ये समझना जरूरी है कि इंटेंट किसी का कुछ भी हो, पर जो लैंग्वेज यूज होता है उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है सोसाइटी पे। कॉस्ट नंबर 3, ये सबसे बड़ा ट्रैप है और इसी की वजह से एक्चुअल चेंज नहीं होता। जो भड़ास निकल गई, वो कमेंट, वो शेयर, वो लाइक, वो एनर्जी जो एक्चुअल एक्टिविज्म में, एक्चुअल वोटिंग में, एक्चुअल रिफॉर्म में लग सकती थी, वो वेंटिंग में इवेपोरेट हो गई। कमेंट करने के बाद लोगों को लगता है कि कुछ बदला, क्योंकि उसने कुछ फील किया, उसको अच्छा फील हुआ, उसने अपना सपोर्ट दिखाया। लेकिन ये सपोर्ट नहीं है, ये सप्रेस्ड फीलिंग का रिलीज है। क्योंकि क्या सच में कुछ बदला? शायद नहीं, लेकिन आपको फील हुआ कि कुछ बदला। तो इस रिलीज से एक एक्शन का इल्यूजन क्रिएट होता है। ये वो कॉस्ट है जो हम सब कलेक्टिवली पे करते हैं, और वो भी बिना रियलाइज किए। अब इसी स्टेटमेंट का दूसरा पहलू देखते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पप्पू यादव ने झूठ बोला है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चरल बैरियर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये सच है। और शायद इसीलिए ये फीलिंग इतनी पावरफुल थी, क्योंकि उसने एक रियल प्रॉब्लम को टच किया। लेकिन सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम रियल थी या नहीं, सवाल ये है कि क्या इस तरीके की लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व करेगी या प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स बनाएगी। दोनों बातें सच हैं, दोनों अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन दोनों को बिना रिएक्ट करे एक साथ होल्ड कर पाना एक स्किल है, सिर्फ इस कंट्रोवर्सी के लिए नहीं, आपकी खुद की लाइफ के लिए। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट लेसन पे। ये सब जो हमने डिस्कस किया है, ये फीलिंग, इसके कॉस्ट, ये एक साइकिल का हिस्सा है। और वो साइकिल कुछ इस तरह चलती है। एक पॉलिटिशियन ब्लंट स्टेटमेंट देता है, उसकी स्टेटमेंट नेशनल न्यूज बन जाती है, न्यूज चैनल्स उस न्यूज पे मिल्क करते हैं, टीआरपी आती है, ऑपोजिशन पार्टीज भी मिल्क कर लेती हैं, स्टेटमेंट्स रिलीज होती हैं, आम लोग अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं कमेंट बॉक्सेस में, शेयर बटन से, चाय की दुकान पे, और कुछ दिन बाद न्यूज सेटल हो जाती है, अगली कंट्रोवर्सी आती है, अगला स्टेटमेंट आती है, अगला आउटरीच आता है। इस सब के बीच में जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम बिल्कुल वैसे ही रह जाती है। और ये एक साइकिल है, और इस साइकिल में हम सब अनपेड लेबर हैं। हम कमेंट्स में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपना इमोशनल एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, और बदले में मिलती है एक फीलिंग, एक रिलीज जो कुछ दिन बाद इवेपोरेट हो जाती है। बट ऑन ग्राउंड कुछ भी चेंज नहीं होता। तो ये जो साइकिल है, आपको इसको देखना जरूरी है, क्योंकि ये डेलिब्रेट है, ये बिजनेस देती है बहुत सारे लोगों को। एक बार जब आप ये मैकेनिज्म देख लेते हो, ये साइकिल, ये फीलिंग, ये कॉस्ट, तो आपके पास एक चॉइस होती है। पहले आप अनअवेयर थे, आपको पता नहीं था कि आप क्यों रिएक्ट कर रहे हो, आप बस फील कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। लेकिन अब आप देख रहे हो, और यही वो जगह है जहां एक्चुअल चेंज पॉसिबल होता है। वो फ्रस्ट्रेशन जो आपके अंदर है, सिस्टम के अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट, वो फ्रस्ट्रेशन गलत नहीं है, वो रियल है, वो वैलिड भी है। लेकिन अब आप डिसाइड कर सकते हो कि उस फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी कहाँ जाएगी। क्या वो सिर्फ एक कमेंट बॉक्स में इवेपोरेट हो जाएगी, या उस एनर्जी को आप किसी ऐसी चीज़ में लगा सकते हो जो एक्चुअली कुछ बदले। शायद आप अपनी वर्क प्लेस में कुछ बदल सकते हो, अपनी फैमिली में, अपने आसपास जो छोटे छोटे बाइसेस होते हैं उनके लिए कुछ कर सकते हो, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट खुद की समझ को थोड़ा बेटर बना सकते हो। क्योंकि ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन रियल चेंज की फाउंडेशन है। जब एक इंडिविजुअल बदलता है अपनी सोच में, अपनी रिएक्शन में, अपनी एनर्जी की डायरेक्शन में, तो वो अपने आसपास के लोगों को बदलता है, और सोसाइटी एज अ होल भी बदलती है।